और सभी लोग कैसे हैं एक बार जरा बता दीजिए कमेंट करके। आज आप सभी का यूपी टीजीटी यार्ड प्रीवियस ईयर पेपर 2009 का हम लोग अध्याय कर रहे हैं। और आरती मौर्य सर जी, हाँ नमस्ते बेटा। सभी लोग कैसे हैं जल्दी से बताइए। और आप सबको रियली सॉरी, क्योंकि हम लगातार 4 दिन बाद, सैटरडे के बाद शायद, सॉरी संडे के बाद आज हम क्लास ले रहे हैं लाइव 2 से 3 दिन बाद। क्या हमारी वॉइस क्लियर है? हाँ, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आफसा सैफी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। राजकुमार गुड इवनिंग। किरण गुप्ता गुड इवनिंग। किरण जी गुड इवनिंग। आकाश राय गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। राजकुमार, मम्मी कैसी हैं सर? बेटा मम्मी बहुत अच्छी हैं अभी, वो बिल्कुल ठीक है। ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर, ओके बेटा, ओके। ओके सर, वॉइस क्लियर है, ओके बेटा। एक बार वीडियो शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। सपना शर्मा गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? आप लोग कैसे हैं? आरती मौर्य जी, जी सर कह रही हैं। आप सब सैफी कह रही मम्मी जी। हाँ बेटा, मम्मी जी समथिंग 75% ठीक है। 25% अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो जल्दी ठीक भी हो जाएंगी। आप सभी लोगों के प्यार और इतना आप लोगों ने प्रे किया तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मम्मा। चलिए, तो आज आपका 2009 जो प्रीवियस ईयर यूपी टीजीटी का आर्ट का है पेपर है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। सभी के हम व्याख्यात्मक करेंगे। लाइव आपका 9 बजे से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। और करिएगा कि नोट पैड लेके बैठे, पेन और कॉपी लेकर बैठे, जिससे कि नोट करती जाए। किरण गुप्ता जी कह रही हैं सर मम्मी कैसे है? बेटा मम्मी बिल्कुल ठीक है। 75% रिलीफ है, 25% अभी नहीं ठीक है, लेकिन जल्द ही ठीक हो जाएंगी। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। तो बढ़े आगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्योंकि 125 क्वेश्चंस हैं आप सभी के। इतने दिनों के बाद लाइव हम आए हैं तो बहुत कम लोग जुड़ पा रहे हैं। हो सकता है किसी को इन्फॉर्मेशन ना हो कि सर आ चुके हैं लाइव, ठीक है। तो अभी क्लास कंटिन्यू होगा सर। हाँ, अब बेटा आज से क्लास कंटिन्यू होगा। रुचि पांडे गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आज से क्लास सभी का कंटिन्यू होगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा दोपहर को भी 1 बजे के आसपास नई क्लास करने का, ठीक है। तो और उसके बावजूद ये आपका, अभी जब तक ये सीरीज आपका 1999 तक नहीं हो जाता, तब तक ये लगातार आपका प्रीवियस ईयर चलेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? ललित कला प्रशिक्षण, हस्त कौशल, फैशन तकनीक या फिर सिरेमिक? वन का सी आ रहा है, तो बिल्कुल राइट बेटा, निफ्ट, ठीक है ना। आपका निफ्ट, एक सेकेंड, हाँ निफ्ट, जो कि आपका ये शैक्षणिक केंद्र देश में फैशन तकनीक के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। और यह वर्ष 1986 ईस्वी में स्थापित, इसकी स्थापना तो 1986 में, 1986 में। पेन टैप थोड़ा दिक्कत कर रहा है, चलो एक सेकेंड, हाँ ओके। 1900
86 में इसकी स्थापना हुई थी और यह फैशन तकनीक पर काम कर रहा है। इसका हेड ऑफिस, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक है, हेड ऑफिस इसका दिल्ली में है। सीमा साहू, आपसा सैफी, सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ें। तो मूर्तिकला की वह शैली क्या है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही? मथुरा, भरूच, गांधार या फिर मौर्य काल? हाँ, रुचि पांडे न्यूज रही रही तो बिल्कुल राइट। तो याद रखिएगा गांधार मूर्ति कला की वह शैली जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित थी रही है, वह गांधार शैली रही है। ठीक है, यह पहली से तीसरी सदी तक प्रचलित रही है, भी याद रखना। गांधार शैली पहली से तीसरी शैली तक, ठीक है, तीसरी सदी तक प्रचलित रही है और इसे ग्रीको बुद्धिस्ट, ग्रीको ईरानियन या इंडो हेलेनिस्टिक इत्यादि नामों से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, जो हमने आपको बताया 3 नाम आपको, ग्रीको बुद्धिस्ट या ग्रीको हरानियन, ठीक है, या इंडो हेलेनिस्टिक इत्यादि नामों से जाना जाता है। ये तीनों नाम आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक स्तंभ किससे बने थे? अशोक स्तंभ किससे बने थे? चुनार सैंडस्टोन, ब्लैक सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन या फिर ग्रेनाइट स्टोन, किससे बने थे? तो याद रखिएगा मौर्य काल के जो अशोक थे वो एकास्मक स्तंभ है, ये याद रखिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार के खदानों से प्राप्त बलुआ पत्थर से बने थे। ठीक है, याद रखिएगा चुनार सैंडस्टोन, तीसरे का ए आ रहा है। हाँ, तो बिल्कुल राइट। और ये स्तंभ 2 भागों में बने, ये भी याद रखिएगा, लट में और परगहा। ठीक है, याद रखिएगा पहला तो लट, दूसरा परगहा, याद रखिएगा दूसरा परगहा, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है ना, ठीक है। चलो, और याद रखिएगा जो ये आपके अशोक स्तंभ बने हैं, अशोक स्तंभ में किसकी आकृति है? बताओ जल्दी से। हम आपको बता दें, जो ये आपका लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ में है उसमें मोर अंकित है। ठीक है, और सर पर सिंह, मतलब शीर्ष पर सिंह है। रामपुरवा के स्तंभ पर बेल की आकृति है, जो अब ये राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थापित हो गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा सारनाथ स्तंभ जहाँ पर 4 सिंह पीठ मिलाए बड़े आराम से बैठे हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध ने निर्वाण कार्य कहाँ प्राप्त किया था? गया, कुशीनगर, सारनाथ या फिर नालंदा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। तो याद रखिएगा कुशीनगर, गौतम बुद्ध का निर्माण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है ना, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। और ये भी याद रखना, बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई प्रतिमा या आकृति नासिक, कन्हेरी, पोलुनुरुआ, अजंता की गुफा संख्या 26 के अलावा कुशीनगर में भी बनी हुई है। भाग्यश्री शर्मा, हाँ बिल्कुल, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, जो आपकी गुफा संख्या 26, आपकी अजंता की गुफा संख्या 26 में जो मूर्ति है, यहाँ के अलावा आपकी आकृति नासिक, कन्हेरी, गोलुनुरुआ के अलावा कुशीनगर में भी बनी हुई है। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो कबीर दास ने निर्वाण कहाँ से प्राप्त किया था? वाराणसी, सारनाथ, गया या फिर मगहर? बताइए। तो याद रखिएगा कबीर दास ने जो निर्वाण या मृत्यु मगहर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में प्राप्त किया था। ठीक है ना, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में प्राप्त किया था, तो आपका हो जाएगा मगहर। आपसा सैफी कह रही है सर मैं कंफ्यूज रहती हूँ। क्यों कंफ्यूज रहती हो बेटा, क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? क्यों, कौन से क्वेश्चन में कंफ्यूज रहती हो? क्वेश्चन नंबर भेजो जरा, बताते हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर भेजिए आप लोग। अफसा क्वेश्चन नंबर भेजो बेटा जरा। दिव्याती राणा आ गई हैं, भाग्यश्री सिस्टर, अच्छा नमस्ते करेंगे।
चलिए, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? हम बता दे रहे हैं आपको, चलो एक सेकंड। चलो, का गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने निर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में प्राप्त किया था। ठीक है, कहाँ? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ये भी याद रखिएगा कि बुद्ध की जो परिनिर्वाण दाहिनी करवट की स्थिति में दिखाया गया है, यह दर्शाने वाली लेटी प्रतिमा नासिक, कन्हेरी और पोलू नुरुआ अजंता गुफा संख्या 26 के अलावा कुशीनगर में भी बनी हुई है। ठीक है, मिस्टर DPSD, क्या लिखा है? मिस्टर DPSD सर, राधे राधे, राधे राधे बेटा, राधे राधे। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। सर जी हम आपको पहले ही बोले हैं, आप देखे ही नहीं। क्या बोल रहा है बेटा? गुड इवनिंग। अच्छा, तो आपको फिर से गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 6, जातक कथाएं क्या हैं? राजाओं की कहानियां, गणेश की कहानियां। राधे राधे सर जी, राधे राधे बेटा। काली का प्रताप या फिर बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कहानियां। बुद्धा की जातक कहानियां। स्नेहा, क्या नाम है? स्नेहा आर्या दे रही हैं। हाँ, जातक कथाएं क्या? तो याद रखेगा, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। ठीक है ना, याद रखिएगा, जातक कथा है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। जातक शब्द का अर्थ ही होता है जन्म संबंधी विकासवाद, ये याद रखना। ठीक है, जो जातक कथा है ये बुद्ध के 547 जन्मों का उल्लेख है। याद रखिएगा, 547 जन्मों का उल्लेख है इसमें, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, जिसमें आपके बोधिसत्व के जन्म, कार्यकलापों इत्यादि सभी का अजंता के इन कला मंडलों के विशेष चित्रण हुआ है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे का जन्म किस राज्य में हुआ था? राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल, केरल। देवयानी राणा क्यों हंस रही है बेटा? तो याद रखिएगा, राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये याद रखिएगा, केरल के किलीमन्नूर में हुआ था। ठीक है ना, केरल की कुरुमन्नूर में। और कब हुआ था? तो 29 अप्रैल। सर लेट हो गए। अच्छा, तो लेट हो गए। 29 अप्रैल याद रखिएगा, 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को। इसको नोट डाउन, जिसको नहीं था वो नोट डाउन कर लो। प्रदीप सोनी जी कह रहे हैं 7 का डी। हाँ बिल्कुल राइट बेटा, 7 का डी। किली मन्नूर में स्नेहा जी कह रही बिल्कुल राइट। 1948 में हुआ था। अरे दीदी 1848 में हुआ था। कौन है ये? 1938 मिस्टर DPST बेटा, 1848 है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो मधुबनी लोक चित्र किस राज्य के हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? 8वां का बिहार दे रहे हैं। अच्छा, मधुबनी लोक चित्र किस राज्य के हैं? तो याद रखिएगा, बिहार। मधुबनी के पास कौन कौन से लोक कला का प्रसार हुआ है? तो जितवारपुर या लहेरियागंज या रांटी, ये 3 आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर हुआ है। याद रखिएगा, मधुबनी में पहला पद्मश्री, मधुबनी में पहला, ठीक है ना, पहला पद्मश्री किसको मिला? 1975 में किसको मिला था? याद रखना, जगदम्बा देवी। कौन है? जगदम्बा देवी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, जगदम्बा देवी। उसके बाद मधुबनी की कलाकार सीता देवी, नगंगा देवी, महासुंदरी देवी, बउआ देवी, गोदावरी दत्ता, दुलारी देवी, सभी को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया है। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, जगदम्बा देवी को 1975 में। ठीक है, और ये याद रखना, मधुबनी से हर किसी न किसी को पद्मश्री मिलता जरूर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। JJ स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? JJ स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली या फिर आगरा? तो याद रखिएगा, एलिफिंस्टोन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री के नाम से मुंबई में जो उद्योगपति हैं सर जमशेदजी भाईजी टाटा, इन्होंने सन 1857 में इसको चालू किया था। 1807 ब्यूटी सिंह, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। 1857 में इसका प्रारंभ किया था और 1878 में, याद रखिएगा, 1878 में
वर्तमान समय पर स्थानांतरित होकर इसका नाम सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और यह 1890 में, ये भी याद रखना, 1890 में यह कला विद्यालय मुंबई सरकार के अधीन हो गया, ये भी याद रखिएगा। इसके पहले अधीक्षक का क्या नाम था, तो ये भी याद रखना, कैप्टन, क्या नाम था, कैप्टन ग्लेडस्टोन सोलोमन। क्या नाम था, ग्लेडस्टोन सोलोमन। सोलोमन, फटाफट नोट डाउन करो, सोलोमन, ठीक है ना, सोलोमन याद रखिएगा। और स्वतंत्रता के पश्चात 1948 के बाद पहले भारतीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए, पहले भारतीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए, याद रखिएगा, वासुदेव अर्दुरकर। ठीक है, अर्दुरकर, याद करो, जल्दी लिखो इसको। और जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है या डीन कौन है, तो याद इसको लिखो, नोट डाउन करो तुम लोग, ठीक है ना, प्रोफेसर विश्वनाथ डी साबले। विश्वनाथ डी साबले, ठीक है, विश्वनाथ डी साबले। चलो लिख गया। देखो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के 1857 में इसको प्रारंभ किया, किसने प्रारंभ किया, तो सर जमशेद जी भाई टाटा ने। 1878 में इसका होकर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया। 1890 में यह कला विद्यालय मुंबई सरकार के अधीन हो गया। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कैप्टन ग्लेडस्टोन सोलोमन। स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए, वासुदेव अर्दुरकर। उसके बाद अभी वर्तमान में कौन है, प्रोफेसर विश्वनाथ डी सांवले। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 9 का बी मुंबई होगा। चले आगे की तरफ बढ़ाओ, जल्दी से, जल्दी ओके लिखो, बढ़े आगे की तरफ। अरे बोलो भाई एक बार, ओके आ रहा है अब। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय था उत्तर प्रदेश में, बिहार में, सॉरी बंगाल में, बिहार में या फिर मध्य प्रदेश में। ओके स्नेहा आकाश राय, चलो चलो बढ़ो। नालंदा विश्वविद्यालय था, तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की वर्तमान में राजधानी पटना से दक्षिण पूर्व में तथा राजगीर से 11 किलोमीटर उत्तर की ओर बड़का गांव के पास स्थित था। ठीक है ना, कहाँ पर, तो बिहार में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रों के लिए, पशु पक्षी चित्रों के लिए, ऐतिहासिक चित्रों के लिए। दीपक जी आप पढ़िए, कॉपी पेस्ट मत करो, ठीक है। 11 का बी आ रहा है। अच्छा अब सुन लो मेरी बात, राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1848 में, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। ठीक है, 1906 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये अपने पौराणिक चित्रों के लिए, याद रखिएगा, पौराणिक चित्रों के लिए, पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं, ये भी याद रखना। ये पारसी नाटक मंडलियों का इनके ऊपर, इनके चित्रों पर गहरा प्रभाव था। उन्होंने प्राचीन वेशभूषाओं की खोज की थी और साथ ही साथ उत्तर भारत में प्रयागराज, जौनपुर, बनारस, अयोध्या का भ्रमण भी इन्होंने किया था। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे, मदन मोहन मालवीय, राज कृष्णदास, शिवराम मूर्ति, वासुदेव सनड़ अग्रवाल। तो याद रखिएगा भारत कला भवन की स्थापना कब हुई थी, पहले तो ये जान लो 1 जनवरी 1920, 1920, ठीक है ना, 1 जनवरी 1920 की हुई थी। ठीक है, यह भारत कला परिषद का एक अंग के रूप में, ठीक है ना। और कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस संस्थान के प्रथम और आजीवन सभापति रहे हैं, ये भी याद रखना। और इस संस्थान का जन्म और विकास कला मर्मज्ञ राय कृष्ण दास की
कल्पना का मूर्त रूप है और इसके संस्थापक निर्देशन भी यही रहे। तो आपका हो जाएगा राय कृष्ण दास। देवता जी आपको पता है हमें खाना बनाना होता है, इस टाइम बनाकर खाकर ताते हैं। अच्छा इतनी जल्दी यार तुम लोग बना खा लेते हो, पूछो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध चित्र गुर्निका को किसने चित्रित किया है? रेम्ब्रा ने, लियोनार्डो दा विंची ने, टिसिया ने या फिर पिकासो ने? जिन लोगों ने हमारी वेस्टर्न आर्ट की क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर वेस्टर्न आर्ट की क्लास देखिए और ये सभी क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा पिकासो ने, ठीक है, पिकासो ने, याद रखिएगा। 1937 में इस चित्र को उन्होंने कैनवास पर तेल रंग में बनाया था। कब बनाया था? 1934 में। और ये भी याद रखिएगा यह वर्तमान में कहाँ पर है? तो म्यूजियो रेना सोफिया म्यूजियम, मैड्रिड, स्पेन में सुरक्षित है, ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात कोणार्क का मंदिर किस प्रांत में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर उड़ीसा? तो उड़ीसा के कुशल शिल्पियों की उत्कृष्ट रचना रही है ये कोणार्क मंदिर का। यह अभिराम मंदिर इसको बोलते हैं। कोणार्क का अर्थ क्या क्या है? तो सूर्य का कोना, याद रखिएगा, सूर्य का कोना, सूर्य का कोना, ठीक है ना। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो गंग राजवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने। कब कराया था? तो 1250 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तमिलनाडु कौन दे रहा है? दीपक। उड़ीसा है, यही पढ़ते हो, पेपर कैसे दोगे? चलो क्वेश्चन नंबर 15, सूर्यमुखी किसने चित्रित किया? सूर्यमुखी किसने चित्रित किया? पिकासो ने, वैन गॉग ने, गोया ने या फिर रैफेल ने? तो याद रखना बच्चा, वैन गॉग ने, ठीक है ना। सूर्यमुखी जो 1888 किस पर बना था? या कैनवस पर तेल रंग। भूल गए क्या? दिव्याती कह रही हैं, ठीक है। कहा जाता है पिछले 100 सालों के अंतर्गत दो चित्र विशेष लोकप्रिय हुए, एक पिकासो का गेर्निका और दूसरा वैन गॉग का सूर्यमुखी, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? सित्तनवासल, सिगिरिया, जोगीमारा या फिर खजुराहो? तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का सबसे बड़ा तथा उत्कृष्ट मंदिर है, ठीक है, याद रखिएगा। यह मंदिर 4 मीटर या फिर 13 फीट ऊंचा एक चबूतरे पर बना है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल राजा विद्याधर ने सन 1030, याद रखिएगा, 1030 में कराया था। सर अभी 16 वाला क्वेश्चन तो हुआ नहीं बेटा, 16 ही तो करवा रहे हैं। सो नहीं हो रहा है? मुझे तो सो रहा है, किसको किसको सो रहा है? क्वेश्चन 16। हाँ, चंदेल राजा विद्याधर ने सन 1030 में कराया था। हमको हो रहा है, लेकिन एमडी पीएचडी कह रही है हमको नहीं हो रहा है। बेटा अपना नेटवर्क सही करो फटाफट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 तरफ बढ़ते हैं। तो स्तंभ कहाँ है? कीर्ति स्तंभ कहाँ है? बीजापुर, जयपुर, ग्वालियर या फिर चित्तौड़गढ़? सो नहीं हो रहा है तो बट आंसर कैसे दे रही हैं आप? सो हो रहा है, सो हो रहा है। 17 का आ रहा है डी। अच्छा तो याद रखना, कीर्ति स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह 22 मीटर, ये भी याद रखिएगा, 22 मीटर, अगर फुट में बात करें तो 72 फीट ऊंचाई पर बना है, जिसको जैन व्यापारी जीजा भगेरवाला ने रावल कुमार सिंह 1179 से 91 ईस्वी के शासनकाल में 12वीं सदी में बनवाया था। यह सोलंकी शैली से निर्मित है, यह भी याद रखिएगा।
नहीं सर, अब पहले ही आंसर दे देते हैं 17 का। कौन, मैं दे देता हूँ या आप दे देते हो बेटा? 12वीं के शासनकाल में बना था, 12वीं सदी में बनवाया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, सोलंकी शैली से निर्मित है, मतलब सोलंकी शैली में यह निर्मित है। सोनम सोनम के बेटा ये 2009 का पेपर है। सोनम बेटा यह 2009 का पेपर है, ठीक है, 2009 का पेपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? मूर्तिकला, मंदिरों का निर्माण, चित्रकला या फिर काष्ठकला? याद रखिएगा, गुप्त कला की सर्वप्रथम जो विशेषता रही है वो रही है मंदिरों का निर्माण, ठीक है। इस समय मंदिर एक ऊंचे चबूतरे द्वारा निर्मित किए जाते थे और चबूतरों पर चढ़ने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां बनाई जाती थी, ठीक है। और देवता की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाता था, ये भी याद रखना। और गर्भगृह के चारों ओर दीवारें खड़ी की जाती थी और मार्ग का निर्माण किया जाता था। गुप्त काल की यह मंदिर निर्माण परंपरा दक्षिण भारत में 19वीं सदी तक बराबर, मतलब कि चलती रही, ठीक है ना, 19वीं सदी तक चलती रही, ये भी याद रखिएगा। क्यों हंस रहे हो रुचि पांडे बेटा? किसकी बीबी आ गई है? मतलब हम देख नहीं रहे हैं तो आप लोग कुछ भी बात कर रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ ध्यान दो, ज्यादा बातचीत मत करो बेटा, आपके लिए फायदा है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में भी, 21 में नहीं रहा, 16 में रहा है और आपका ये रहा है 11 में, ठीक है। तो याद रखिएगा, अकबर, अकबर के शासनकाल में मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण का विशेष स्थान रहा है, अकबर के शासनकाल में, ठीक है। अकबर के समय में मिला। आईने अकबरी भी में यह लिखा हुआ है कि तब महान जो आपके हिज मैजेस्टी थे उन्होंने अपनी सभी बनवाते थे और अकबर ने अपने दरबार के सभी प्रतिष्ठित दरबारियों की सभीहें बनवाने का हुक्म भी दिया था, ये आपको पता हो। सुप्रिया गुप्ता, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो बंगाल शैली के कौन कलाकार नहीं है? सुरेंद्र कर, शैलेंद्रनाथ डे, रथिन मिश्रा या फिर मुकुल डे खुद बैठकर बनवाते थे? अच्छा, याद रखिएगा आपके रथिन मिश्रा, रथिन मित्रा आपके बंगाल शैली की नहीं, ये एक कलकत्ता ग्रुप के कलाकार थे। कलकत्ता ग्रुप जो 1943 में, कब, 1943 में स्थापित हुआ था, ठीक है। ये कलकत्ता ग्रुप के थे और कलकत्ता ग्रुप के कलाकारों ने बंगाल शैली के नास्टेल भावुकता से मुक्त होने की कोशिश की थी। इसके साथ ही इन्होंने विचारधारा का प्रयास भी किया था जिससे पूर्व पश्चिम का संश्लेषण किया गया है। तो याद रखिएगा, बंगाल शैली के रथिन मित्रा कलाकार नहीं हैं। सुरेंद्र कर, शैलेंद्रनाथ और मुकुल डे ये सब बंगाल शैली के कलाकार हैं। रथिन मिश्रा आपके कलकत्ता ग्रुप के कलाकार थे, ठीक है। सर आप, मैंने गुड इवनिंग किया तो आप बोले नहीं क्यों? बेटा ब्यूटी सिंह आप जैसे ही आए गुड इवनिंग बोला, मैंने गुड इवनिंग बोला तो मुझे याद है अच्छी तरह से। अब सॉरी अगर गुड इवनिंग नहीं बोला हो तो फिर भी एक बार फिर से आपको वेरी गुड इवनिंग, ओके बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, बात बात पे गुस्सा नहीं हुआ करते। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? उस्ताद जाकिर हुसैन, श्रीमती एन राजन, श्री अमजद अली खां और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन क्या बजाते थे? ठीक है, तो कौन सुमेलित नहीं है? तो याद रखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन तो तबला बजाते थे, श्रीमती एज राजन वायलिन बजाते थे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी बजाते थे, ठीक है। लेकिन ये सितार नहीं बजाते थे, ये आपके सरोद वादक में विख्यात थे।
राघवेंद्र सिंह गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है ना, याद रखिएगा। श्री और इन अमजद अली खां का जन्म कब हुआ था? तो 1945 में। कब? 1945 में। और यह किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो सरोद वादक के लिए ये प्रसिद्ध थे। सरोद वादक के लिए यह प्रसिद्ध थे। सर जी डिस्प्ले साफ नहीं दिख रहा है बेटा, मुझे डिस्प्ले साफ दिख रही है। आप एक काम करो, ऊपर जाओ, क्वालिटी को अपनी 180 से 360 कर लो, ठीक है। 1945 में इनका जन्म हुआ था। और ये भी याद रखें, इन्हें भारत सरकार द्वारा 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। बेटा मुझे साफ है, आप अपनी नेट क्वालिटी को, प्रदीप जी अपनी नेट क्वालिटी को साफ करिए। आई मीन टू से ये कि सही करिए। हाँ, क्वालिटी को 240 या 360 कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? शेर शाह सूरी का मकबरा, सासाराम या मोती मस्जिद आगरा, या तारा देवी जौनपुर, या फिर सलीम चिश्ती का मकबरा आगरा? 22 का ये आ रहा है सर, साफ नहीं दिख रहा है स्क्रीन। बेटा मैं क्या कह रहा हूँ उतनी देर से, पर जाइए, सेटिंग में क्वालिटी होगी, क्वालिटी को 360 कर लो। तो याद रखिएगा, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम अष्टभुजाकार है, ठीक है। इस मकबरे का निर्माण काल किसने करवाया? तो शेर शाह के बेटे इस्लाम शाह के शासक काल में 16 अगस्त, ये भी याद रखना, 16 अगस्त 1545 को पूरा हुआ। यह मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है, ये भी याद रखना। सर आज मेरा सर दर्द दुख कर रहा है भैया, मेरा भी सर दर्द कर रहा है, मेडिसिन खाना तो मुझे भी भेज देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कला किस भाषा का शब्द है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत या फिर अंग्रेजी? किसी को कोई बीमारी नहीं लगनी चाहिए एग्जाम तक, ये याद रखना, ठीक है। पढ़ो, चाहे बाथरूम में बंद होकर, चाहे घर के बाहर, चाहे घर के अंदर, चाहे बेसमेंट में, चाहे बाग जाओ, चाहे खेत जाओ, लेकिन कैसे भी पढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दो। कला किस भाषा का शब्द है? तो याद रखना, कला संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। शब्द है, कला शब्द कल धातु से बना है, रखना, कला शब्द कल धातु से बना है। और उसके अलावा जिसका अर्थ क्या है? प्रेरित करना। क्या है? प्रेरित करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? मिर्जापुर, कानपुर, इलाहाबाद या फिर बनारस? तो आप सभी को पता है मिर्जापुर, ठीक है ना, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आर्चिबाल्ड कैपेबल कार्लाइल तथा जॉन कागवन ने सन 1880 में इस क्षेत्र की कैमूर विंध्य पहाड़ियों की प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज निकाली, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? किस प्रकार के मिले हैं? पशुओं के चित्र, आखेट के चित्र, मनुष्य के चित्र या फिर औजारों के? तो याद रखिएगा आखेटों के चित्र, ठीक है ना, आखेटों के चित्र मिले हैं सबसे ज्यादा। आदि मानव ने बारहसिंगा, महिष, हाथी, घोड़ा, सुअर, गैंडा, भालू, हिरण, बैल, गाय, चीता, जंगली भैंसा, जिराफ जैसे अनेक पशुओं को शिकार किया है और उसका यहाँ पर चित्र भी बनाया है। अब इतने सारे हम यहाँ नाम कैसे लिखे बताओ? मैंने आपको नाम बता दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, विलियम जेम्स या राखालदास बनर्जी? बताओ जल्दी से। तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप, ठीक है ना। अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने के लिए प्रथम सफलता 1837, ये भी याद रखना, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने, जो ईस्ट इंडिया का एक कंपनी का एक अधिकारी था, उसने प्राप्त किया था। इनकी संख्या कितनी है? तो यह इनकी संख्या है 13 और ये 8 अलग अलग स्थानों से मिले थे, ये भी याद रखना, ठीक है। 8 अलग अलग स्थानों से मिले थे। जागृति मिश्रा गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कहाँ रह जाते हो?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल अर्थात राजपूत स्कूल इत्यादि का संबंध है किससे? शास्त्रीय संगीत, भारतीय नृत्य शैलियों से, मुगल कालीन भवन निर्माण कला से, चित्रकारी से, बताइए। तो याद रखिएगा, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा से स्कूल, राजपूत स्कूल इत्यादि सभी चित्रकारी से संबंधित हैं, चित्रकारी से इनका संबंध है। वाला ऑप्शन, अच्छा बड़का वाला ऑप्शन मुगल कालीन है। अच्छा, कैसे मुगल कालीन, जरा हम बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध, अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर, याद रखिएगा, बहाई मंदिर भारत के किस नगर में है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या बड़ौदा? तो याद रखिएगा, राजस्थान के मकराना संगमरमर से निर्मित अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध लोटस टेम्पल या बहाई मंदिर दिल्ली में कालका जी की पहाड़ी पर स्थित है। इस बहाई संप्रदाय द्वारा 13 नवंबर, याद रखना 13 नवंबर 1986 में पूर्ण कराया गया था। इसके वास्तुकार कौन है? फरीबोर्ज सहबा, याद नाम रखिएगा, क्या नाम है? फरीबोर्ज सहबा। दिल्ली के कौन कौन रहने वाले हैं, या दिल्ली के बाहर भी हैं जो, वो बताओ कि लोटस टेम्पल कौन कौन गया हुआ है, जिसको बहाई मंदिर भी कहते हैं। याद रखना, अगर लोटस टेम्पल नहीं आता है तो बहाई मंदिर याद रखना, ठीक है। 13 नवंबर 1986, बिल्कुल बेटा 13 नवंबर 1986 को इसका कार्य पूर्ण हुआ। इसके वास्तुकार है फरीबोर्ज सहबा। कौन कौन गया है बताओ जल्दी से। सर बुक्स में देखा है, अच्छा, सिलेक्शन होने के बाद जाके दिखाइएगा, ठीक है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। तो नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? आखेट, कृषि, व्यापार या फिर मछली पालन? हम नहीं गए, अच्छा सर मैं नहीं गए, अच्छा सब लोग सिलेक्शन के बाद देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कैंसिल दो भैया। नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किस को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? तो याद रखना, नवपाषाण युग में लोगों ने कृषि को अपनाकर, ठीक है, कृषि को अपनाकर मूलभूत परिवर्तन किया था। और 1977 में चल रही खुदाई से अब तक ऐसा साक्ष्यों का अनुमान लगाया गया है कि सिंधुस्तान की सीमा पर जो कच्छ मैदान है या बेलन नदी के किनारे जो आपकी मेहरगढ़ नामक स्थान जो प्राप्त हुआ है, उसमें अधिकतर कृषि कार्य ही प्रारंभ हुए हैं। सर आपकी दुआ बनी रहे, कितनी जल्दी सिलेक्शन हो बेटा। हमारी दुआ सबके साथ है, सबका सिलेक्शन एक साथ होगा, बस तैयारी करते रहो अच्छे से, ठीक है। अपना 100% दो, कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर लें, कुछ लोगों को दिक्कत ज़्यादा होती है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं था? लोथल, कालीबंगा, बनवाली या फिर गिरिनगर? तो याद रखें, गिरिनगर जो कर्नाटक में हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं था, गिरिनगर, ठीक है। बाकी आपकी लोथल, बनवाली, कालीबंगा सभी हड़प्पा सभ्यता के संबंधित हैं। एक नगर जो है हड़प्पा सभ्यता के हैं सभी, आपका गिरिनगर नहीं है। गिरिनगर, हाँ बिल्कुल राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा नरसिंह देव, राजा इंद्रजीत सिंह देव, राजा चंद्रदेव या राजा विक्रम सिंह देव?
तो याद रखिएगा विश्व प्रसिद्ध जो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये इसको उड़ीसा, यह उड़ीसा से जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उससे 35 किलोमीटर दूर समुद्र तट के किनारे है। ठीक है, याद रखिएगा। यह यह 13वीं सदी में गंगवंशीय शासक नरसिंह देव प्रथम ने 1200 कारीगरों की सहायता से पूर्ण कराया था, ये याद रखना। ठीक है ना, तो किसने कराया था? राजा नरसिंह। ब्यूटी सिंह 31 का ए दे रही हैं, जी के ज्ञान ए दे रहे हैं, अच्छा भाग्यश्री ए दे रही हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की मूर्ति किस काल में बनी थी? कनिष्क की मूर्ति किस काल में बनी थी? गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल या फिर कुषाण काल? तो याद रखिएगा आपकी कनिष्क मूर्ति कुषाण काल। ठीक है, कुषाण काल प्रथम सदी में, ये भी याद रखना, पहली सदी में बनी थी। कनिष्क एक लंबा चोगा सलवार पहने हुए, एक हाथ में आपके राजदंड एवं तलवार लिए था और पैरों पर भारी भारी जूते पहने एक युद्ध योद्धा दिखाया गया, एक सैनिक के रूप में दिखाया गया। ठीक है, जो उसके सामने एक ब्राह्मी लिपि में कनिष्क लिखा हुआ है और यह लाल बलुआ पत्थर से बनी प्रतिमा है और वर्तमान में कहाँ है? तो राजकीय संग्रहालय मथुरा में सुरक्षित है। ठीक है, राजकीय संग्रहालय मथुरा में। बातों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, नोट डाउन करते रहो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33, मुगल काल का स्वर्ण युग था अकबर का समय, जहांगीर का, बाबर का या फिर शाहजहां का? बताओ जल्दी से। तो याद रखिएगा शाहजहां का काल। ठीक है, शाहजहां का काल 1628 से 1658 मुगल काल का स्वर्णयुग था। ठीक है, क्योंकि साहित्य क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है और कई सारे विद्वान कवियों को यहाँ पर संरक्षण मिला है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण कहलाता है क्या? कोलाज, स्केच या भित्तिचित्र? सर हम मथुरा गए हैं। अच्छा मथुरा गए तो इसको जरूर देखना। ठीक है, और व्हाट्सअप कर देना 9415 वाले नंबर पे इसकी फोटो। चलो, शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा सर समकालीन कला का भी करा दो। बेटा समकालीन कलाकार हमने सारे करा दिए हैं, मतलब उनकी क्वेश्चन आंसर मैंने कराए थे समकालीन क्वेश्चन के, उसी में मैंने सारे कलाकारों के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा शीघ्रता से किया गया रेखांकन स्केच कहलाता है। ठीक है ना भैया, चलो क्वेश्चन नंबर 35, किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है? शिला, लकड़ी, जिंक प्लेट या फिर रेशम के कपड़े द्वारा? सर नेट नहीं चल रहा है, हम बाद में क्लास देख लेंगे। ओके बेटा, ओके, हाँ सुप्रिया बेटा, ठीक है, ओके। चलो, तो याद रखिएगा स्क्रीन प्रिंटिंग जिसको हम सेरिग्राफी की छपाई रेशम के कपड़े द्वारा की जाती है। ठीक है, रेशम के कपड़े द्वारा की जाती है, जिसका स्क्रीन प्रिंटिंग का आविष्कार किसने किया था? तो सोंग वंश के दौरान चीन में हुआ था। याद रखना, सोंग वंश के, ठीक है, शाहजहां के काल को स्थापत्य का काम था। अच्छा, अब जो हम बात कर रहे हैं वो सुनो, स्क्रीन प्रिंटिंग जिसको सेरिग्राफी भी कहते हैं, इसको रेशम के कपड़े द्वारा छापा जाता है और स्क्रीन प्रिंटिंग का आविष्कार सोंग वंश का, जो आपका मान लो 960 से 1200, एक सेकेंड, हाँ 1279 ईस्वी के मध्य में चीन में हुआ था। और ये भी याद रखना, इसका प्रारंभ आधुनिक कला के रूप में इसका प्रारंभ कब हुआ? 1930 में। ये भी याद रखना 1930 में। ठीक है, बता रहे 34 बता रहे हैं। ठीक है, 1930 में, हाँ 1930 में अमेरिका में हुआ था, ये भी याद रखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34 बताते हैं आपको। बेटा इसका स्केच होगा ना, बता, इसका स्केच होगा। शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण स्केच कहलाता है। स्नेहा आर्या, अच्छा 33 का बताना है। हाँ आपका मुगल काल, हाँ तो शाहजहां का काल था ये। सर अगर हो सके तो एक बार रिवीजन कर लीजिए ना समकालीन कलाकारों का।
चलो बता देंगे। देखो स्नेहा शाहजहां का समय था, ठीक है ना। सर जी स्वर्ण काल तो जहांगीर के काल को कहते हैं। आपके ये क्वेश्चन है, आपको हम लास्ट में बताते हैं, ठीक है। लेकिन जो पहले सीरीज चल रही है इसको पहले कंप्लीट करने दो, ठीक है। लास्ट में आप सभी को क्वेश्चन बता देंगे, आप सभी क्वेश्चन बताना, उसके आंसर दे देंगे, ठीक है। चलो 34 हो गया था, 35 हो गया था, और 6, हाँ 36 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है? चुनार, रामपुर, लखनऊ। सर प्लीज सनातन काल पर वीडियो बना दो प्लीज। ठीक है बेटा, ओके। 36 का आंसर दो सभी लोग पहले तो। 36 तो आपका हो जाएगा निजामाबाद, याद रखिएगा। निजामाबाद, उत्तर प्रदेश की निजामाबाद जो आजमगढ़ की है। ब्लैक पॉटरी, ये काली मिट्टी के बर्तन काफ़ी देश दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इसे 2015 में जीआई टैग भी मिला, याद रखिएगा। 2015 में इसको जीआई का टैग भी मिला, ये याद रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 37, असम में कितनी गुफाएं हैं? 25, 28, 24 या फिर 29? तो याद रखिएगा 29, ठीक है ना। 29 गुफाओं की खोज हुई थी, लेकिन एक बाद में पता चला है, ठीक है। उसका जो संख्या है वो आपका 15A रखी गई है। सर फास्ट से कराओ, अच्छा ठीक है फास्ट से कराएंगे, ठीक है ना। 15A रखा गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 38, रस कितने प्रकार के होते हैं? 9, 6, 5 या फिर 8? तो याद रखना रस आपके 9 प्रकार के होते हैं। नाम कौन कौन से हैं? तो श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 39, मोहनजोदड़ो की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? मोहनजोदड़ो, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन और विवादित क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि इसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर, इंच में 4.1 इंच, ये याद रखना, ठीक है ना। एक हाथ कटा मतलब एक हाथ कटी पर है, हाथ नीचे लटक रहा है, याद रखना। यह मूर्ति कहाँ पर रखी है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। किस में बनी है? तो धातु या फिर धातु में, यह कांसा, याद रखिएगा, कांसा में बनी हुई है, ठीक है ना। चलो वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी? नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या छितेंद्रनाथ मजूमदार? बताओ जल्दी से। तो याद रखिएगा अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची किस लिए जाना जाता है? सीमेंट फैक्ट्री के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, हीरे की खान के लिए या विष्णु मंदिर के लिए? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दो। सांची किस लिए जाना जाता है? के लिए, सांची बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है, ठीक है। और ये केंद्र के रूप में सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची नामक कस्बे में स्थित है। यहाँ से इतिहास उस समय का प्रारंभ हुआ था, ये भी याद रखना। और इसको बहुत ही सुंदरता से 200 रुपए के भारतीय नोट के पीछे छापा गया है, ये भी याद रखना। किसके? 200 रुपए के नोट के पीछे। चलो क्वेश्चन नंबर 42, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस ग्रंथों में है? रामायण, महाभारत और कामसूत्र या फिर जयमंगला? तो याद रखना भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या प्रसिद्ध ग्रंथ आपका है जयमंगला, उसमें किया गया है, ठीक है ना। यशोधर पंडित ने 11वीं और 12वीं सदी में कामसूत्र नामक ग्रंथ की टीका जो थी जयमंगला नाम, उसको लिखा था इन्होंने, ठीक है। और 6 अंग कौन कौन से थे? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। चलो क्वेश्चन नंबर 43, भारत कला भवन किस शहर में है? वाराणसी, जयपुर, भोपाल या फिर रांची? बताओ जल्दी से। तो याद रखना वाराणसी, ठीक है ना। भारत कला भवन की स्थापना किसने की थी? तो याद, वाराणसी राय कृष्ण दास ने।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन किस शहर में स्थित है? मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद या फिर पटना? हाँ, राय कृष्ण दास आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना नेशनल डिजाइन, जिसको हम शॉर्टकट में एनआईडी भी कहते हैं, यह पालड़ी अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में, याद रखिएगा 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। चलो क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं। तो किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रण किया गया? गुप्त, मौर्य, ब्रिटिश या फिर शुंग? तो याद रखिएगा गुप्त। ठीक है, अजंता की गुफा में फ्रेस्को जो चित्र हैं, चित्रों को गुप्त राजवंश के उत्थान काल में चित्रित किया गया था। ये भी याद रखना उनके योगदान था। कला प्रेम की साक्षी पहली और 16वीं और 17वीं गुफा है, ये भी याद रखना। ठीक है ना, क्योंकि अजंता के समस्त कला वैभव में उनका सर्वाधिक महत्व है। पहली गुफा में आपका पद्मपाणि या अवलोकितेश्वर का जो चित्र है वो 16वीं गुफा का ग्रह त्याग संबंधी चित्र और 17वीं गुफा का माता पुत्र शीर्षक चित्र के विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? नोएडा, पुणे, मुंबई या फिर दिल्ली? तो याद रखना आपका पुणे। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना 1960 में पुणे में हुई थी। और इसके मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन थे? तो शेखर कपूर इस संस्था के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कौन है? तो शेखर कपूर, याद रखिएगा शेखर कपूर। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1960। वहां नहीं दिख रहा है होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विरोधी रंग कौन कौन से हैं? हरा पीला, सॉरी लाल हरा, हरा नीला, पीला लाल या फिर नीला बैंगनी? तो याद रखिएगा वर्ण चक्र में जो रंग एक दूसरे के आमने सामने आते हैं वे विरोधी रंग कहलाते हैं। तो हरे का विरोधी रंग लाल है, नीले का नीला, सॉरी नारंगी का नीला और बैंगनी का पीला। तो इसमें लाल और हरा आमने सामने है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या फिर राजस्थान? तो याद रखना एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से रायगढ़ जिले में है और मुंबई से या 10 किलोमीटर दूर या कह सकते हो 6.2 मीटर दूर अरब सागर के एक छोटे से टापू पर है। मतलब समुद्र के चारों तरफ से घिरी हुई हैं ये भी याद रखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई? राजघाट, सारनाथ, नालंदा या फिर मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो। तो याद रखना पशु आकृति युक्त मोहरें मोहनजोदड़ो से पाई गई। ठीक है ना, इन मोहरों की आकृतियां उभारदार बनाई गई थी। ये मोहरें सर्वाधिक सेलखड़ी से बनी थी, सेलखड़ी से। ठीक है, इसके पश्चात इसकी अधिकता टेराकोटा में बनाई गई और इसका आकार क्या था? 2.8 बाई 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सेंटीमीटर में याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत माता चित्र किसने चित्रित किया? अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, अमरेंद्र नाथ टैगोर? तो याद रखिएगा अमरेंद्र नाथ टैगोर 1905 में। और किस में? तो याद रखिएगा वास में। ठीक है, और यह कहाँ रखा हुआ है वर्तमान में? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है दिल्ली, मुंबई, गुजरात या फिर लखनऊ? कहाँ पर अंकित है? तो जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1952 को कावसजी। ठीक है, कावसजी याद रखना, कावसजी। ठीक है, कावसजी कावसजी जहांगीर ने के हैबार और होमी भाभा के विशेष अनुरोध पर की थी। इस इमारत को किसने डिजाइन किया था? तो दुर्गा वाजपेयी, याद रखना दुर्गा वाजपेयी। ठीक है, ओह नो क्या हो गया बेटा सोनम?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली या फिर राजस्थान? तो याद रखिएगा, संग्रहालय जो है तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में मूसी नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। याद रखना, भारत का तीसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इस संग्रहालय को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 16 दिसंबर 1951 को आरंभ किया गया था, ठीक है। और इस संग्रहालय में आपके राजा रवि वर्मा, अब्दुल रहमान चुगताई, एम.एफ. हुसैन, के अहबार, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस सबकी बहुत बड़ी मात्रा में कृतियां रखी हुई हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शंखो चौधरी कौन थे? चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार या फिर ग्राफिक कलाकार? कौन थे? सबसे पहले जानो शंखो चौधरी का जन्म कब हुआ था? तो 1919 में, मृत्यु हुई 2006 में। ये एक मूर्तिकार थे, वो भी प्रतिष्ठित। इन्होंने 1945 में राम किंकर के साथ युद्ध स्मारक प्रतिमा में सहायता के लिए ये नेपाल गए थे। इनका असली नाम क्या था? तो नर नारायण चौधरी। और ये भी याद रखना, शंखो चौधरी प्रसिद्ध बंगला लेखिका महाश्वेता देवी के छोटे मामा थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जो लोग सुन रहे हैं उसको नोट डाउन कर लो, फायदा तुम्हारा ही है। हड़प्पा संस्कृति की अवशेष कहाँ पर स्थित है? नेपाल, चीन, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान? तो याद रखिएगा पाकिस्तान, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनकारी संबंधित है चित्रकला, वस्त्रकला, पाककला या फिर गृह सज्जा से? तो याद रखना यह वास्तुकला से संबंधित है, वस्त्रकला से, क्योंकि चिकनकारी किसमें होती है? वाइट या रंगीन कपड़े में, पारदर्शी कपड़ों में सफ़ेद धागे से जो डिजाइन बनाई जाती है ना, ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे फूल से बनाई जाती है, ठीक है। और भारत में चिकनकारी का प्रचलित करने का सबसे ज़्यादा श्रेय किसको जाता है? तो जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने इसको स्टार्ट किया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण किया जाता है? कोलाज, भित्ति, बाटिका या फिर फैब्रिक? तो याद रखिएगा बाटिक, ठीक है ना। क्या रखोगे याद? बाटिक। चलो क्वेश्चन नंबर 57, मेसोपोटामिया किस देश की है? पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान या फिर इराक? तो आप सभी को पता होगा कि दजला और फरात नदियों की दोआबा में पनपी मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक देश में है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो आप सभी को पता है ग्रेफाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल प्रवाह उत्पन्न करने वाले रंग हैं लाल, पीला, नीला, हरा, काला, सफेद, लाल और काला, ठीक है ना। कौन से जल्दी बता दो? याद रखिएगा नीला और हरा। जो रंग आंखों को ठंडक प्रदान करे वे शीतल कहे जाते हैं, जिसमें से नीला और हरा भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर निलियम ओस्टवार्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? 3, 7, 5 या फिर 8? याद रखिएगा 8, ठीक है। जर्मन विद्वान जो थे निलियम ओम्सवार्ड ने 8 रंगों का एक चक्र प्रस्तुत किया था। जो 4 प्रथम वर्ण थे उसमें पीला, लाल, नीला था, और 4 द्वितीय रंग थे जिसमें नारंगी, बैंगनी, नीलमणि व धानी कलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी.आर. संतोष थे कौन? चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार या फिर संगीतकार? लवकुश कुमार कह रहे हैं 2021 का पेपर है बेटा, मैंने 2021 का पेपर करा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लो, ठीक है। 2021 करा दिया है, 2016 करा दिया है, 2013 करा दिया है, 11 करा दिया है, 10 करा दिया है, ये 9 चल रहा है। जी.आर. संतोष कौन थे? बताओ जल्दी से। गुलाम रसूल संतोष यह एक भारत के तांत्रिक कला के स्थापित करने वाले
सबसे बड़े चित्रकार थे, यह एक कवि और उपन्यासकार भी थे, है ना। तो जी आर संतोष क्या थे, तो याद रखना जी आर संतोष आप चित्रकार थे। प्रियंका तिवारी, राजन कुमार, सब लोग ये बिल्कुल राइट दे रहे हैं, जितने बीडीसी वाले हैं वो गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 62, चौकपूर्ण लोक परंपरा है, आप सभी के यहाँ होता है, बताओ जल्दी से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र, या फिर गुजरात। चौकपूर्णा कहाँ का है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। चौकपूर्णा लोक चित्र उत्तर प्रदेश की परंपरा है। यह उत्तर प्रदेश के प्रत्येक घरों में शुभ अवसरों पर, पूजन व मांगलिक अवसरों पर आटे, हल्दी और रोली से लिपी हुई भूमि पर स्त्रियों द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है ना। और सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो एक बिंदु से, ठीक है ना, फिर ऐसे लाइन खींचते हैं, पता नहीं कौन कौन सी कलाकृतियां बनाते, पता नहीं। किरण गुप्ता कह रही है क्या, बेटा मैंने बहुत पहले करा दिया था, सबसे पहले 2016 कराया था, फिर 2021 कराया, फिर 2013 कराया, फिर 2011 कराया, फिर 10 कराया, आज 9 करा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 63 तरफ, उत्कीर्ण छापा चित्र को क्या कहते हैं, इनले, इल्टनको, इंट्यूशन, या फिर इंटेग्लियो। तो याद रखिएगा इंटेग्लियो, ठीक है। उत्कीर्ण छापा चित्र को इंटेग्लियो कहते हैं। इसका आविष्कार कब हुआ था, तो 1430 में जर्मनी में, ठीक है ना, जर्मनी में हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, क्या हो गया ये, चलो अब स्क्रीन सही हो गई। सर आपको इतना सबको ऐसे ही याद रहता है। एक कहावत कही जाती है हमारे गांव में कि खुदंती विद्या, सॉरी खुदंती पानी रटंती विद्या, मतलब कुआं को जितना, राजकुमार नेट खत्म हो गया है, बाद में देख लेंगे, हाँ बेटा बाद में देखो, ठीक है। हमारे गांव में हमारी दादियाँ, जब मैं कॉलेज सॉरी स्कूल पढ़ने जाता था तो पढ़ता था, ठीक है, नंबर भी बहुत अच्छे आते थे क्लास 1 में, तो कॉलेज में, पूरे कॉलेज में मैंने टॉप किया था, ठीक है। तो दादी हमारी अक्सर कहा करती थी, जब हम पढ़ मतलब बीच बीच में जैसे हम लोग ब्रेक लेते थे ना, तो कभी कभी लेते थे, तो दादी हमारी कहा करती थी, सर हम 2-3 दिन में भूल जाते हैं। तो मेरी बात सुनो पहले, दादी हमारी क्या कहती थी, दादी हमारी कहती थी रटंती विद्या खुदंती पानी, जितना कुआं खोदोगे उतना शीतल जल, उतना स्वच्छ जल मिलेगा, और जितना रटोगे उतना ज़्यादा आएगा, ठीक है, जितना रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आएगा। बेटा सुप्रिया कह रही मम्मी कैसी, बेटा मम्मी अभी ठीक है, 75 उनको रिलीफ है, 75% उनको रिलीफ हो गया है, 25% अभी ठीक नहीं है, लेकिन ठीक हो जाएंगी। रटंती विद्या फलंती नहीं सर, मैं महाराज रटंती विद्या ही कह रहा हूँ, रटंती विद्या खुदंती पानी, ठीक है। और मेरी मम्मी कहा करती थी कि जैसे बर्तन साफ नहीं होते, जितना रगड़ कर धुलो उतना ज़्यादा साफ होता है, ठीक है ना, इसलिए जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छे से याद होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं, बस बातें बहुत हो गई। निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, या फिर यामिनी राय। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर, थैंक यू बेटा, कोई बात नहीं, थैंक यू आपको, ठीक है। निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और यामिनी राय। 64 का डी आ रहा है, अच्छा हाँ, तो बिल्कुल राइट होगा आपका यामिनी राय। इनका जन्म हुआ था 1887 को, इनकी मृत्यु हुई थी 1972 को, याद रखना, ठीक है। और इन्होंने जो अनुकरण की प्रचलित धारणा थी उसको तोड़कर बंगाल लोक चित्रों को अपने अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया और विशिष्ट कला शैली का विकास किया, लोकोन्मुखी कह सकते हो, लोकोन्मुखी कला शैली का विकास किया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। तो प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार के रचनाकार कौन है? सूजा, रजा, रामकिंकर बैज या फिर शंखो चौधरी? याद रखिएगा वर्ष 1938 में, ठीक है, 1938 में रामकिंकर बैज ने संथाल परिवार नामक विश्व प्रसिद्ध मूर्ति की रचना कला भवन शांति निकेतन के मतलब उत्तरायण परिसर में की थी, ठीक है। 427, ये भी याद रखना, 427 सेंटीमीटर ऊंची सीमेंट और कंक्रीट के माध्यम से बनी यह मूर्ति आधुनिक भारतीय मूर्तिकला को एक नई दिशा भी इसने दिखाया था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा किसने चित्रित किया? सतीश गुजराल, विवान सुंदरम, मंजीत बाबा, एम.एफ. हुसैन? तो याद रखिएगा एम.एफ. हुसैन, ठीक है ना। मदर टेरेसा जिसको 1988 से 89 के बीच में कैनवास पर तैल रंग में एम.एफ. हुसैन ने चित्रित किया था। यह वर्तमान में कहाँ है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, ठीक है। इसके अलावा उनके अन्य प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से रहे हैं? जैसे नीली रात, जमीन, लैंप और मकड़ी के बीच। लैंप और मकड़ी के बीच आपका ये इस पर डाक टिकट भी है, यह भी याद रखना। भारत माता, रामायण, महाभारत, करबला, लास्ट सफर, हनुमान, सरस्वती, बहुत सारी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकला, हाथी, त्रिमूर्त, या में से कोई नहीं? बताओ। तो याद रखना एलिफेंटा ये है कहाँ, पहले ये जान लो। महाराष्ट्र के रायगढ़ जनपद के अंतर्गत धारापुरी इसको कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। यहाँ पर 5वीं और 8वीं सदी के जो भव्य मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहारों के संरक्षण में हुआ था। ये 7 गुफाएं, मुख्य गुफा आयताकार है जिसमें से 3 अर्धमंडप बने हुए हैं। यह गुफा महेश मूर्ति त्रिमूर्ति के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। ग्रेनाइट, ये याद रखना, ग्रेनाइट, हाँ सुनो मेरी बात, ग्रेनाइट पत्थर में निर्मित यह मूर्ति 17.10 फीट, याद रखना 17.10 फीट या फिर 5.45 मीटर ऊंची है। मनीषा शर्मा, राधे राधे बेटा, राधे 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 राधे। 10:15 हो गया, क्लास चले हुए 1 घंटा 12 मिनट हो गए। मनीषा शर्मा, ठीक है, 5.45 मीटर ऊंची है और 17.10 फीट कह सकते हो, ठीक है। फीट में 17.10 और मीटर में 5.45 मीटर ऊंची, ठीक है। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट 68, निम्न में से एक त्रिआयामी कला है? काव्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला या फिर लिपि कला? सर ये बेसर सेलू के मंदिर के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर दो। तो याद रखना मिट्टी, हम लिख रहे हैं मिट्टी, पत्थर, धातु के कलाकार के रूप में जो प्रदान करता है उसे मूर्तिकला कहा जाता है और यह त्रिआयामी है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा मूर्तिकला। सर आपकी मम्मी अब कैसी है? मुझे लगा क्लास नहीं, मैंने बेटा क्लास का शेड्यूल मैंने 4 बजे ही लगा दिया था और मम्मी 75% ठीक है, 25% थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनको, जल्द ही सही हो जाएगी, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चले। तो बंगाल कला शैली किस तकनीक में जाती है? तैल चित्रण, लघु चित्रण तकनीक या वास तकनीक या फिर टेम्परा तकनीक? तो बंगाल कला शैली आपकी वास तकनीक में जानी जाती है, याद रखना, ठीक है ना। अब ये चीज याद कर लो कि वास तकनीक और क्या कहते हैं। तो धुले रंग चित्र कहते हैं, प्रक्षालित चित्र कहते हैं, पारदर्शी रंगांकन, परत बद्ध व धूमिल जल रंगी चित्र भी कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को कहते हैं? तो याद रखना कोलाज, ठीक है। सर आपकी मम्मी की तबीयत जल्दी सही हो जाए, हम दुआ, सब बच्चों की दुआ है ये। बिल्कुल दुआ करिए, बिल्कुल भैया, आप लोगों की दुआ से ही वो बहुत जल्दी सही हो गई। नहीं मैं इतना डर गया था, आप लोगों को मैं क्या बताऊं, जैसे ही मैंने मम्मी को देखा, ठीक है, तो मम्मी पहले मुझे देखकर रोने लगी। रियलिटी है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आज आप सभी के सामने लाइव बता रहा हूँ आपको। जैसे ही मैं घर पहुँचा
तो मेरी मम्मी ने मुझे जैसे ही देखा तो सबसे पहले उन्होंने रोना स्टार्ट किया। मैंने उनको शांत किया, तुरंत हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल जा चुकी थी, 2 बार जा चुकी थी, तीन बार जा चुकी थी, ठीक है। और बताते बेटा क्या हुआ था, ठीक है। और हॉस्पिटल ले गए, उनका ट्रीटमेंट कराया। वो डॉक्टर मेरे से बहुत पहले से हमारा परिचय था उनका। उसके बाद उन्होंने बताया कि भैया इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं ये काफ़ी नाजुक है और इनको आप अपनी निगरानी में रखो। मैंने कहा ठीक है सर। पूरे दिन में मैं समथिंग 10 से 12 बार ड्रेसिंग करता था, 10 से 12 बार ड्रेसिंग, क्लीनिंग, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जो उनको फोड़ा हुआ था आगे, फ्रंट जो लिप्स तो होता है, लिप्स उसके नीचे दाढ़ी में, ठीक है, इतना अधिक बड़ा था वो कि पूछो नहीं, काफ़ी बड़ा था वो। उसके बाद और वो लिप्स के अंदर, क्योंकि लिप्स के अंदर जो खाल होती है बहुत पतली होती है, वो वहाँ से फूटा, ठीक है ना, जो कह सकते हो जो पस ये मवाद होता है वो वहाँ से निकला। तो उसको पूरे दिन में कम से कम 10 से 12 बार मैं क्लीन करता था, नाइट में भी क्लीन करता। उसके बाद मेडिसिन लगातार। हाँ बेटा बहुत दिक्कत हो गई थी, लेकिन गॉड से प्रे था ये कि और इससे अधिक प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हों। मैंने क्योंकि मैंने मतलब बहुत माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे कि ऐसा क्या हो गया लाइफ में, पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ था, ठीक है। बहुत सारे माइंड में ये आ रहे थे कि कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है। तो टेस्ट भी करवाए, लेकिन हालांकि कुछ नहीं निकला, ठीक है। तो फिलहाल मम्मी ठीक है अभी। जो हुआ अच्छा नहीं था, लेकिन फिलहाल मम्मी ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो प्रसिद्ध कलाकृत लास्ट सपर के चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल सांजियो, अल्बर्ट ड्यूरर। ज़्यादा दिक्कत हो गई थी फिर तो। हाँ बेटा दिक्कत काफ़ी हो गई थी। चलो 71 का आंसर दो सभी लोग। तो याद रखिएगा लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सपर, अंतिम भोज के चित्रकार रहे हैं। यह 1495 से 1498 के मध्य इस कृति को फ्रेस्को सेक्को, याद रखना 1495 से 98 के मध्य में फ्रेस्को सेक्को माध्यम से मिलान के सांता मारिया उपासना गृह में इसको बनाया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार हैं रेम्ब्रांड, मुंख, टिसिया या फिर रैफेल। तो याद रखना 1509 से 1511 के मध्य रैफेल ने अपना सर्वश्रेष्ठ भित्तिचित्र द स्कूल ऑफ एथेंस, एथेंस का स्कूल बनाया। फ्रेस्को माध्यम में निर्मित यह चित्र कहाँ पर रखा है, तो ये रखा है अपोस्टोलिक पैलेस, वेटिकन सिटी, इटली में, ठीक है। सर मैंने बहुत किया है, मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, गांठ थी, घर का सारा काम मैं ही करता था और मेरे भाई बहन अपनी जॉब पर हैं। अच्छा किरण जी कल सुबह 9 बजे क्लास होगी, ठीक है आपकी। मैं एक बार फिर से बता दें, कल सुबह 9 बजे क्लास होगी, ठीक है आपकी। सभी की कल 9 बजे क्लास है, याद रखिए। चलो अच्छा हाँ 72 हमने नहीं बताया क्या आपको। तो द स्कूल ऑफ एथेंस मैंने बताया आपको 1509 से 1511, 1509 से 1511 के मध्य में राफेल ने अपना सर्वश्रेष्ठ भित्तिचित्र द स्कूल ऑफ एथेंस, एथेंस का स्कूल बनाया था फ्रेस्को माध्यम में। और यह चित्र आपके अपोस्टोलिक पैलेस, वेटिकन सिटी, इटली में स्थापित है या रखा हुआ है। सर आपकी वीडियो सबसे अच्छी बात ये है कि आप सबके कमेंट्स लेते हैं। बेटा कमेंट्स लेना चाहिए, इसलिए लेना चाहिए कि पता नहीं किसको क्या समस्या हो, ठीक है ना, वो कमेंट्स के जरिए ही बता सकता है। तो ये इम्पोर्टेंस है, मेरे लिए इम्पोर्टेंस है, दूसरों का पता नहीं। दिलवाड़ा मंदिर किसने बनाया, मतलब किससे बना है, ग्रीन ग्रेनाइट, मकराना मार्बल, रेड सैंडस्टोन या फिर ब्लैक बेसाल्ट। तो याद रखिएगा माउंट आबू राजस्थान में स्थित दिलवाड़ा में जो 5 जैन मंदिर का जो समूह है वो मकराना मार्बल से बने हैं, ठीक है ना, मकराना मार्बल से बने हैं। मारू गुर्जर शैली में यह निर्मित मंदिर अपनी अनूठी शिल्प योजना के लिए, जो शिल्प कलाकारी है उसके लिए आज ये दुनिया भर में विख्यात है। याद रखना मकराना मार्बल, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। चलो
क्वेश्चन नंबर 74, द लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन है? लियोनार्डो दा विंची, बोत्तिचेली, माइकल एंजिलो, रेनुआ। 74 का आंसर जी सभी लोग। तो याद रखिएगा, पोप पाल तृतीय ने माइकल एंजिलो को जब दोबारा वेटिकन सिटी के सिस्टीन चैपल की दीवार पर द लास्ट जजमेंट फ्रेस्को का चित्र बनाने का आदेश दिया था, तब 61 वर्ष की आयु में समथिंग 1536 में उन्होंने कार्य शुरू किया था। 1536 में, याद रखना इस चीज को। एक मिनट। हाँ, तो 1536 में उन्होंने कार्य किया था, और कब तक कार्य किया? तो 1541 तक, 1541 तक इसको कार्य किया, समाप्त किया। तो इसका कौन हुए? माइकल एंजिलो। विनीत कुमार सर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, तो इतना मैंने कुछ बताया, उसको आप नोट डाउन जरूर करिए। मैं जितना बता रहा हूँ उसको नोट डाउन जरूर करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। द बर्निंग जिराफ के चित्रकार का नाम बताइए। द बर्निंग जिराफ चित्रकार का नाम बताइए। सागाल, क्ली, डाली या फिर मुंक। तो याद रखिएगा, द बर्निंग जिराफ आपका 1935 में बना था चित्र, ठीक है। और सल्वाडोर डाली ने बनाया था। किस पर बनाया था? तो कैनवास पर में बनाया था। यह कहाँ है इस समय? तो हम लिखे दे रहे हैं ये नाम, या इसको लिख लो, कुस्तुन म्यूजियम, ठीक है। कुस्तुन म्यूजियम, कुस्तुन म्यूजियम बसील में। कहाँ पर? बसील, याद रखिएगा, बसील में सुरक्षित है। सर मैं कोई कोचिंग नहीं कर सकती हूँ, इटली में हूँ। बेटा इटली है या फिर इटली है? सर मैं कोई कोचिंग नहीं ले सकती हूँ, इटली में हूँ, यूट्यूब से ही तैयारी कर रही हूँ, पर सबसे अच्छा मुझे आपका चैनल लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आपका मैसेज देखो मैंने ऊपर पिन कर दिया, ठीक है। चलो, तो आपका 75 का द बर्निंग जिराफ, ये आपका हो जाएगा आपका डाली, ठीक है ना। ओके सोनम, ओके ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय आधुनिक, एक सेकेंड, हाँ, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है? बंगाल स्कूल से, दिल्ली स्कूल से, मद्रास स्कूल से, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आपके बंगाल स्कूल से माना जाता है, और 19वीं सदी में, ठीक है, अंतिम दशक में जब यूरोपीय चित्रांकन, प्लास्टर मूर्तियाँ और आपके छापा चित्र सभी के भारतीय कला रूप जब निस्तेज होने लगे थे, खत्म होने लगे थे, तब भारतीय कला में भावना की ने राष्ट्रीय कला आंदोलन का एक रूप धारण कर लिया था, ये भी याद रखना, ठीक है। तब यह राष्ट्रीय कला आंदोलन 20वीं सदी में 1903 से 1925 ईस्वी तक अपनी चरम में था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। छितिन मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? लखनऊ विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या फिर शांति निकेतन? तो याद रखना, छितिन मजूमदार ने 1 सितंबर 1942 ईस्वी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में चित्रकला विभाग की स्थापना की थी, और इस विभाग के वह पहले शिक्षक बने थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। छितिन मजूमदार के शिष्य कौन हैं? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल सर, उनके शिष्य हैं श्री राकेश गोस्वामी सर, और उनके शिष्य मैं हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो किस चित्रकार ने बाघ, अंतावा, जोगी मारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? सर आप कहाँ से हैं बेटा? प्रयागराज। असित कुमार हलदार, गगनेंद्र नाथ टैगोर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल।
ठीक है। तो याद रखिएगा, लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में अजंता के चित्रों की जो प्रतिलिपियां तैयार हुई थी, उस कार्य में नंदलाल बोस और असित कुमार हल्द्वार थे। उन्होंने 1910 से 11 के मध्य में ये कार्य संपन्न किए थे, ये याद रखना, ठीक है। और 1914 में उन्होंने समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ जोगी महाराज की चित्र 1914 में, ठीक है, याद रखना 1900। एक मिनट सर, एक बार सभी को बोलिए लेट कर कोई वीडियो ना देखे, नींद आ जाएगी, मोबाइल चलता रह जाएगा, साइड में गिरकर जो सुबह सर उसको मुर्गा बना दो, सभी बैठकर क्लास लें। बेटा ऐसा नहीं है, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसे क्लास लो, लेकिन सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें टीजीटी में सिलेक्शन चाहिए तो पता है कैसे पढ़ना, चेयर लगा के पढ़ना, कोने में पढ़ना। जिस तरह भगवान को पूजते हो उस तरह किताबों को पूजना, सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। 1914 में समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ जोगी महाराज चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी। उसके बाद 1921 में, याद रखिएगा, 1921 में बाघ चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की असित कुमार हल्द्वार ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? बताओ। पहली बात तो नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ, तो 3 दिसंबर 1882 में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के खड़गपुर नामक गांव में, एक हवेली खड़गपुर था, ठीक है, हवेली खड़गपुर था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 80, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला या फिर गढ़वाली चित्रकला? तो याद रखना, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला है, ठीक है ना। पूरी पहाड़ी कला के इतिहास में कांगड़ा शैली की एक सर्वोच्च उपलब्धि रही है। क्यों रही है? क्योंकि इस शैली में श्रृंगार के उभय पक्षों का मुहारी चित्रण हुआ है, ठीक है ना। और ये भी याद रखिए कि कला विधियों ने इस शैली को एक और नाम से भी कहा है, वो उसका नाम है रंगों का काव्य, ठीक है, रंगों का काव्य। किरण जी 81 का ए। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 81 बताते हैं, चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? जानवरों की चर्बी में रंगाकर, खड़िया मिट्टी, गेरू या फिर काला रंग? तो याद रखिएगा आपका जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, ठीक है ना, जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। प्रागैतिहासिक जो चित्र थे, चट्टानों की खुरदरी दीवारों पर लाल गेरू रंग में या हिरौंजी, ठीक है, काले कोयला काजल या काली या कोयला, ठीक है, सफ़ेद खड़िया से इत्यादि में रंगों को जानवरों की चर्बी मिलाकर बनाया जाता था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध राज्य की नींव किसने डाली? बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा बिंबिसार, ठीक है ना, जो 545 से 493 ईस्वी के मध्य रहे, इन्होंने डाली थी। और बिंबिसार हर्यक वंश का सबसे अधिक प्रतापी राजा था, जिसने गिरिव्रज को, याद रखिएगा अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि आपके जो ये हर्यक वंश थे, इन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाया, तो गिरिव्रज को। उसका उपनाम क्या था, तो श्रेणिक, ये भी याद रखना, उसका उपनाम था श्रेणिक, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 83 तरह चलते हैं। तो बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? विहार, स्तूप, मंडप या फिर बस्तियों में? तो याद रखिएगा बौद्ध भिक्षु विहार या फिर संघाराम में रहते थे। आपका विहार है तो विहार लगा दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बात करते हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो याद रखना बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के थार जिले के बागनी या बाघ नदी के तट पर विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान में है। और थार जिले में इन गुफाओं की दूरी कितनी है? तो 97 किलोमीटर, ठीक है ना, 97 किलोमीटर। तो आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुजरात, ठीक है ना। अरे गुजरात नहीं होगा भाई, गलत हम बोल गए, सॉरी, मध्य प्रदेश, ठीक है मध्य प्रदेश के थार जिले में। हाँ एमपी होगा बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं।
शिव विवाह से संबंधित दृश्य किस गुफा से प्राप्त हुआ है? अजंता गुफा, एलोरा, एलोरा, चित्तनवासल या फिर बादामी गुफा? देखो कभी कभी सबसे गलतियां होती हैं, मैं भी एक मनुष्य हूँ, इंसान हूँ, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो कभी कभी हमारी गलतियों को बता रहा करूँ जिसमें कि आगे दोबारा गलतियां ना हो, ठीक है। 85 का आंसर तो सभी लोग। शिव विवाह से संबंधित दृश्य किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना बादामी गुफा, ठीक है, बादामी गुफा से प्राप्त हुए हैं। इसका निर्माण किसने कराया था बादामी गुफा का? याद रखना मंगलेश, मंगलेश ने। कब? तो 597 से 610 के इस मध्य कराया था। इसकी पहली गुफा में किसकी प्रतिमा है? तो नटराज की, याद रखना नटराज की प्रतिमा है, ठीक है। चलो आज यहीं तक, ठीक है। और कल मॉर्निंग 9 बजे आपके अगले क्वेश्चन करा देंगे। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रही है, अगर ज़्यादा बोलेंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी, फिर क्लास नहीं ले पाएंगे, बहुत सारी दवाइयों का उपचार करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आज क्लास यहीं तक। 85 के आगे कल क्वेश्चन हम कल करा देंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, सभी लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा।